फार्माकोलॉजी यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे थे हम लोग, ड्रग एक्टिंग ऑन हार्ट। और उस यूनिट 1 में मैंने बताया था कुल 6 चैप्टर हैं, और उस 6 चैप्टर में हम चैप्टर नंबर पहला स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज द हीमोडायनामिक्स एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। तो चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे हम लोग। और चैप्टर 1 को मैंने बताया क्या था, चैप्टर 1 में फार्माकोलॉजी कुछ भी नहीं है। इस चैप्टर में आपने जो पहले पढ़ा है पैथोलॉजी और एचएपी, उनका हार्ट से रिलेटेड जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उसको ब्रीफ पढ़ना है। और जिनका एचएपी तैयार है पहले वाला, तो उनको ये चैप्टर पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा शॉर्ट समझा देते हैं कि व्हाट इज द हीमोडायनामिक्स। देखिए आपको पता है कि जो हीमोडायनामिक्स वर्ड है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। दिस इज द हीमो एंड द सेकंड वन इज द डायनामिक्स। आपको पता है कि डायनामिक्स का मतलब क्या होता है? डायनामिक्स का मतलब होता है फ्लो होता है, रेट होता है, मैकेनिज्म होता है। यानी हम कह सकते हैं दिस इज द रेट, या हम इसको मैकेनिज्म कह सकते हैं, या हम इसमें काइनेटिक्स कह सकते हैं। और हीमो का मतलब होता है ब्लड, ठीक है, ब्लड या ब्लड फ्लो की बात कर रहे हैं। यानी हमारे बॉडी में जो हार्ट है ना, उसका मेन काम क्या है? ब्लड को पंप करना। ब्लड को पंप करना यानी पूरे बॉडी के ऑर्गन तक पहुंचाना। तो जो ब्लड फ्लो है उसके रेट, उसकी मैकेनिज्म, उसकी फिजियोलॉजी, इन सब की जो स्टडी है ना, उसी को बोलते हैं हीमोडायनामिक्स। तो अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आप लिखेंगे हेडिंग है हीमोडायनामिक्स। फिर आप क्या लिखेंगे कि द टर्म हीमोडायनामिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स, hemo and dynamics. The term hemo means blood and the dynamics means flow rate and mechanism and physiology. ठीक है, the branch of pharmacology in which we study about the flow rate, mechanism and physiology of the blood and heart. This is called the hemodynamics. Definition आपने लिख लिया, आपको क्लियर हो गया। तो hemodynamics के अंदर हम ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो हीमोडायनामिक्स के अंदर हम कुछ टॉपिक को पढ़ेंगे। उन टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पहला पोर्शन पढ़ेंगे, वो है फिजियोलॉजी या स्ट्रक्चर की बात करेंगे। फिजियोलॉजी एंड स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि अभी हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। मैं आपको एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, वो स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। ये वाला दिल नहीं बनाइएगा जो आप इसी से बना देते हैं, ये वाला दिल काम नहीं करेगा, ये सब केवल लैबोरेटरी के लिए काम आएगा। एक्चुअल में इससे मिलता जुलता एक मैं हार्ट आपको सामने बना के दिखा रहा हूँ। देखिए उससे मिलता जुलता ही हार्ट है, एक इमेजिनरी हार्ट है। स्ट्रक्चर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बना रहा हूँ हार्ट का स्ट्रक्चर ताकि आपको थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर कुछ याद हो सके, एक जनरल स्ट्रक्चर कुछ याद हो जाए, इसके लिए बना रहा हूँ। देखिए आपको पता है कि हार्ट में 2 चीजें होती हैं, एक ऑरिकल, एक वेंट्रिकल। ऊपर वाले पोर्शन को एट्रियम कहते हैं। देखिए ये सब मुझे पढ़ाना नहीं है, ऑलरेडी ऐसे में आप पढ़ चुके हैं, मैं आपको इसे थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ। दूसरा होता है वेंट्रिकल। और अगर आप चाहें कि इसका नोट्स नहीं बनाएं, आप चैप्टर 2 से नोट्स बनाना शुरू करें तब भी गलत नहीं। चैप्टर 1 में सिंपल सा डेफिनेशन वगैरह लिख लीजिएगा, ये सब लिख लीजिएगा थोड़ा थोड़ा करके, ये काफी, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो एट्रियम और वेंट्रिकल की बात करते हैं। आपको पता है कि दिस इज द राइट ऑरिकल, दिस इज द लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज द राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आपको पता होगा। और आपको एक चीज पता होगा कि ये आपका जो हार्ट होता है, यहाँ पे सिस्टोल और डायस्टोल होता है। जब सिस्टोल होता है तो ऑरिकल से जुड़ते हैं, वेंट्रिकल फैलते हैं, और डायस्टोल होता है तो वेंट्रिकल से जुड़ते हैं और ऑरिकल फैलते हैं। और मैकेनिज्म है, फिजियोलॉजी है, कहाँ से कहाँ जाता है, ये सब ऑलरेडी आपको पता है। मेन बात इसमें इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की है। तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी को पढ़ने के हमें पता है कि राइट ऑरिकल की बात करें तो राइट ऑरिकल में यहाँ पे साइड में एक हमारा होता है एसे नोड, साइनस एट्रियम। दिस इज कॉल्ड साइनस एट्रियम। एसे नोड ही हमारा हार्ट का वो पार्ट है जिसे हम टुल्लू कहते हैं। टुल्लू मतलब जो पंप करता है, जो करंट पास करता है। ऐसे नोड को ही पेस मेकर कहते हैं, पेस मेकर ऑफ द हार्ट। यानी ये पेस मेकर है और इसी के द्वारा जो होते हैं वो करंट इंपल्स जनरेट होता है। यानी जो हमारे टुल्लू को वोल्टेज करंट मिलता है वो कहाँ से मिलता है? हमारे हार्ट को जो करंट मिलता है वो इस टुल्लू से मिलता है, इस मोटर से मिलता है, जिसे ऐसे नोड कहते हैं, जो कहाँ पाया जाता है? हमारे राइट एट्रियम। और ऐसे नोड के बाद इसी के नीचे पाया जाता है एवी नोड। ये हमारा दूसरा पेसमेकर है, यानी ये बड़ा पेसमेकर है, ये छोटा पेसमेकर है। जब किसी इंसान में ऐसे नोड काम करना बंद कर देता है तो उसका एवी नोड काम करना ज्यादा काम शुरू कर देता है। और जब दोनों काम नहीं करते तो उसको बाहर से अलग से पेसमेकर लगाना पड़ता है। आपने कई से इंसानों को देखा होगा जिनको बाहर अलग से पेसमेकर लगता है। तो क्या होता है, कैसे इंपल्स जनरेट होता है? देखिए कंडक्शन सिस्टम, ये फिजियोलॉजी आप डालेंगे, हेडिंग कर आपको नोट्स बनाना है तो डालिएगा हेडिंग फिजियोलॉजी में स्ट्रक्चर, और उसमें डालने के बाद आप स्ट्रक्चर बना के सिंपल से जो आपने एचईपी में लिखा था कि 4 चैम्बर होते हैं, आर्टिकल होता है, वेंट्रिकल होता है, ठीक है, राइट आर्टिकल, लेफ्ट आर्टिकल, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल, ये ऑलरेडी जो पढ़े हैं।
तो वो सब चीजें आप चाहे तो फिर से नोट्स बना के लिख सकते हो, और नहीं बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आप डालेंगे हेडिंग इसमें कंडक्शन सिस्टम। तो मैं आपको सब शॉर्ट बता दूं, सब ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अगर आपको कंडक्शन सिस्टम को डिटेल में पढ़ना है तो आप इसको भी हमारी एक वीडियो आप पुराने HAP फोल्डर में जाएंगे, मिल जाएगा, वहां से इसको देख के पूरा नोट्स बना सकते हैं। और नहीं बनाना है तो याद करना है, समझना है। तो कंडक्शन सिस्टम क्या होता है, देखिए ऐसे नोड से जो करंट आती है वो आती है एवे नोड, यानी हमारे पूरा हार्ट में सिकुड़न जो जिसका धड़कन है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता कैसे है, उसी को बोलते हैं कंडक्शन सिस्टम। तो क्या होता है कि ऐसे नोड से पहले करंट जनरेट होती है, वो एवी नोड में आती है। एवी नोड के बाद ये जो ये बॉल है, इस बॉल में आती है जिसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। आपको पता होगा, इसमें पढ़ा होगा, दिस इज कॉल्ड बंडल ऑफ हिस। अब ये क्या होगा, ये जो इंपल्स है वो ऐसे नोड से एबी नोड पे आएगा और एबी नोड से कहां जाएगा, बंडल ऑफ हिस। अब बंडल ऑफ हिस के बाद दीवार के पूरे दीवार में आप देखते हैं ऐसे फाइबर निकले होते हैं, सो कॉल्ड पुरकिंजे फाइबर। सब याद होगा आपको, मुझे जहां तक याद है ये पुरकिंजे फाइबर है। तो बंडल ऑफ हिस से कंडक्शन कहां जाएगा, पुरकिंजे फाइबर में, और पुरकिंजे फाइबर हार्ट की चारों दीवार पर करंट को पहुंचाता है और जहां पे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन शुरू हो जाता है, दिस इज कॉल्ड कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। तो डालेंगे हेडिंग कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, ये स्ट्रक्चर बनाएंगे और वही जो मैकेनिज्म मैंने पढ़ाया आपको HAP में, वो लेक्चर खोल के आप इसको लिख सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, इसको सिर्फ एक बार पढ़ लीजिएगा, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं है, फार्माकोलॉजी में नहीं है। बस ये रिवीजन है, एक क्विक रिवीजन है, ताकि आपको कोलॉजी पढ़ने से पहले ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट की बात हो गई। उसके बाद आपको पता है कि हमारे हार्ट में मसल्स भी पाए जाते हैं। आपको पता है कि शरीर का कोई भी पार्ट, शरीर का कोई पार्ट जहां पे सिकुड़न है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, मतलब वहां पे मसल है। एक सीधी सी बात, क्योंकि हमारे शरीर में तभी कोई ऑर्गन मूवमेंट कर सकता है, तभी कोई ऑर्गन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर सकता है जब वहां पे मसल हो। इसका मतलब हमारे हार्ट में भी कोई ना कोई मसल है, और जो हार्ट में मसल है फ्रेंड, उसको मायोकार्डियम कहते हैं। उसको मायोकार्डियम कहते हैं, या इसको हम सार्कोमियर कह सकते हैं। मायोकार्डियम सेल होता है, और मायोकार्डियम जो मसल्स होती हैं, उसके सेल की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, उसमें बीच में एक केंद्रक होता है, सिंगल केंद्रक यानी वन न्यूक्लियस, और ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है, अगर आप इसको लिखना चाहें, ठीक है, इसके बारे में आप डाल सकते हैं, ऐसे दो डाला हेडिंग, फिजियोलॉजी कंडक्शन डाल सकते हैं आप। तीसरी हेडिंग है आपका मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या है, ये कार्डियक मसल है। ठीक है, इसमें लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं कि द मसल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द हार्ट इज कॉल्ड मायोकार्डियम और कार्डियक मसल। और मायोकार्डियम जो होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होता है, दे हैव अ सिंगल न्यूक्लियस इन द सेंटर एंड दे कंटेन सम नंबर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है। तो ये इसका मायोकार्डियम हो गया। अच्छा, ये मसल जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, देखिए आप समझिए, मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होना एक तरह का उसका मैकेनिज्म ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज। हार्ट में जो आपका बेसिकली देखा जाए तो जो हार्ट का मेन काम ही जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का है। क्योंकि अगर हार्ट ने कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना बंद कर दिया तो आप समझिए इंसान की यहाँ रही शुरू हो गई। भाई सीधी सी बात है, अगर उसका हार्ट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करना बंद कर देगा तो क्या, अच्छा चला गया। तो आजकल लॉकडाउन में रही कहाँ सही हो रही है, 10-12 लोग आएंगे, पंडित को खा के चले जाएंगे। ठीक है, तो ये कहानी है। तो देखिए, जैसे आपको पता है कि हर गाड़ी में इंजन होता है, हर गाड़ी में इंजन, तो बाइक में इंजन होता है, कार में इंजन होता है, रेलगाड़ी में इंजन होता है, और एरोप्लेन में इंजन होता है, आपके जो होते हैं। लेकिन आपको पता है कि बाइक में एक इंजन होता है, कार में भी एक इंजन होता है, लेकिन आपके हवाई जहाज कितने इंजन होते हैं? हवाई जहाज में 2 इंजन होते हैं, जहां तक मैं हूँ क्लियर नहीं है। 2 इंजन तो होते हैं, शायद 3 भी होते होंगे। ज्यादा इंजन क्यों है? क्योंकि बाइक अगर आपके रास्ते में कहीं रुक गई तो जान तो नहीं जाएगी, कार कहीं रास्ते में रुक गई तो जान तो नहीं जाएगी, लेकिन हवाई जहाज उड़ रहा है और इंजन बंद हो गया, तब क्या होगा? सारे के सारे तेरे इस केस में क्या हो सकता है, आगे देखिए। इसी तरह, क्योंकि हमारे हार्ट का मेन काम ही क्या है, हमारे हार्ट का मेन काम ही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, इसलिए ये एक इंजन पे काम नहीं करता, इस पे 3-3 इंजन लगे होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कराते हैं। यानी अगर हम कह दें कि मायोकार्डियम जो है, यानी जिसका मेन काम कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, वो 3 प्रकार के सिस्टम से जुड़ा होता है। अगर कोई भी एक सिस्टम फेल हो जाए तो दूसरा सिस्टम काम करता है, दूसरा फेल हो जाए तीसरा काम करता है। लेकिन हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बंद नहीं होना चाहिए।
और अगर तीनों फेल तो आपको पता ही 13 ही, ठीक है। तो आपको पता है कि मायोकार्डियम में 3 कौन कौन से फंक्शन है, इन तीनों की बात करें। पहला तो है सोडियम ऑब्लिक पोटेशियम एटीपेज पंप। एक मैकेनिज्म तो ये है सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, जिसके ये एक इंजन ये है जो मसल को लगातार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराता है, एक इंजन ये है। दूसरा इंजन बता दूं, दूसरा इंजन है कैल्शियम आयन चैनल। कैल्शियम आयन चैनल जो कि क्या करता है, एक्टिवेट होकर सार्कोमियर से यानी कि आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन को रिलीज कराता है ताकि मसल का कॉन्ट्रैक्शन बना रहे। और तीसरा है एक्टिन मायोसिन, तीसरा होता है फ्रेंड एक्टिन मायोसिन। यानी एक्टिन मायोसिन क्या होते हैं, ये भी 2 प्रोटीन्स होते हैं जो मसल के कॉन्ट्रैक्शन में कराते हैं। क्योंकि हार्ट का जो मसल है, मैंने आपसे क्या बताया, वो हवाई जहाज है, इसका इंजन बंद नहीं होना चाहिए। बाकी शरीर पे किसी मसल का इंजन बंद हो जाए तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर हार्ट का मसल कॉन्ट्रैक्शन बंद हो गया तो इसको चलाने के लिए 3 इंजन होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि द मायोकार्डियम मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज कंट्रोल्ड बाय 3 मैकेनिज्म। फर्स्ट वन इज सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप मैकेनिज्म, दूसरा कैल्शियम आयन चैनल मैकेनिज्म एंड द थर्ड वन इज एक्टिन मायोसिन प्रोटीन मैकेनिज्म। यानी 3 मैकेनिज्म से हमारा हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। अब हम बात करेंगे, ये तो पूरा सिस्टम हो गया। तो हेमोडायनामिक्स के अंदर फ्रेंड्स क्या था, सारा का सारा जो आपने पढ़ा है जीपी में फर्स्ट ईयर में, वही सारा पढ़ना है। तो मेरे ख्याल से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप सबको शॉर्ट में लिख लीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। लेकिन अब हम बात करेंगे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस कौन कौन सी बीमारियां हैं, क्योंकि अगर हमको बीमारी के बारे में पढ़ना है तो जब तक हम बीमारी नहीं जानेंगे हम कैसे जानेंगे कि कोई इलाज कैसे करना है। तो हमारी अगली हेडिंग है कार्डियो वैस्कुलर डिजीजेस, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज मतलब कि जो हमारे डिजीज हार्ट से रिलेटेड है उसे बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। तो अगला है हमारा, तो इसमें कई डिजीज हम पढ़ सकते हैं फ्रेंड, है ना। डिजीज किस तरह के हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले एंजाइना पेक्टोरिस, पहले लेक्चर में बताया था। एंजाइना पेक्टोरिस मतलब क्या था, आपको पहले बताया था मैंने कि आपके जो हार्ट है उसमें क्या होगा, वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन का सप्लाई नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होगा कि आपके हाइपोक्सिया होगा, इस्कीमिया होगा, वो चीजें हो सकती हैं। दूसरा है CHF, जिसे बोलते हैं कार्डियक हार्ट फेलियर। मैंने बताया था कि जब मसल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की क्षमता खो देते हैं, बहुत ज्यादा काम पड़ता है उसमें, इस केस में भी ये आपका हो सकता है। तो इसमें बहुत फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, एक जीपैड का बहुत ही खास टॉपिक है, इससे रिलेटेड है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ ये क्या होता है, ये जुड़ा है CHF से। तो अगर आपसे जीपैड में क्वेश्चन पूछे कि द फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ इज एसोसिएटेड विद विच ऑर्गन, और ऑप्शन दे दे किडनी, लीवर, लंग और ब्रेन, तो आपका और हार्ट, 5 ऑप्शन कुछ भी है, तो आपका बेसिक मुद्दा क्या है, हार्ट होना चाहिए। पहला ऑप्शन तो ये बनेगा। दूसरा फ्रैंक, अभी अगर क्वेश्चन पूछेंगे फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ इज रिलेटेड विद विच डिजीज, तो देखिए आपको एंजाइना पेक्टोरिस, CHF, एरिथमिया, क्या सबका आंसर क्या है, CHF, कार्डियक हार्ट फेलियर, इनसे होता है। इसका कार्डियक हार्ट फेलियर में इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है, ये डिजीज ये कहता है कि हमको पता है कि हमारे शरीर को, हम अपने शरीर में जो हमारा हार्ट पंप कर रहा है, वो हार्ट की मसल्स को क्या करते हैं, हम एक इंपल्स देते हैं, हार्ट के मसल्स को इंपल्स देते हैं, उसमें स्ट्रेचिंग होती है तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। इंपल्स बढ़ा देंगे तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कई गुना बढ़ जाएगा, इंपल्स कम कर देंगे तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन और कम हो जाएगा। तो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ ये कहता है कि जितना ज्यादा आप स्ट्रेस दोगे, जितना ज्यादा आप स्ट्रेस दोगे, जो हार्ट का जो क्षमता है, हार्ट की जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ हार्ट जो है वो उतना ज्यादा डिक्लाइन होगा। इसको इस तरह समझिए कि कैसे डिक्लाइन होगा। जैसे एग्जाम में आपसे एक बात कहूं कि आप रोज पैदल 5 किलोमीटर चल सकते हैं नंगे पैर, ये आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी, लेकिन मैं आपसे 6 चलाऊं, 7 चलवाऊं, 8 चलवाऊं, 10 चलवाऊं, चल तो आप जाएंगे, लेकिन आप अगले दिन उठ के बैठने लायक और थोड़ी दूर भी चलने लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि आपके पैर सूज जाएंगे, पैरों में छाले पड़ जाएंगे, क्योंकि आपने अपने पैरों से जरूरत से ज्यादा काम ले लिया। तो हार्ट स्टार्लिंग लॉ ये कहता है कि जब आप अपने हार्ट पे ज्यादा स्ट्रेस देंगे, ज्यादा लोड पड़ेगा, ज्यादा इंपल्स जनरेट होगा, तो हार्ट की जो एक्चुअल कैपेसिटी है वो घटेगी। हो सकता है आपका हार्ट 50 साल काम कर लेता आराम से, लेकिन वो 30-35 साल में ही फेल हो जाएगा, आपकी मृत्यु जल्दी हो जाएगी।
ये हार्ट स्ट्रगलिंग का किस पे बेस्ड है, सीएचएफ पे, कि कार्डियक हार्ट फेलियर होने का एक रीजन ये भी होता है, जरूरत से ज्यादा लोड देना, जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस देना, ये भी कुछ रीजन हो सकते हैं। ठीक है, बाकी एंजाइना पेरिफेरलिस हो गया, तीसरा एरिथमिया हो गया, आपको पता है एंटी एरिथमिया। तो जो जो हम लोग पहले बात कर चुके थे, आपका चौथा है आपका थ्रम्बो जो लिपिडीमिया हो सकता है, यानी जो लिपिड्स इकट्ठा हो जाते हैं थ्रोम्बोसिस में, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ये सब भी आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में। तो क्या है, अब ये हम लोगों ने देखा। तो चैप्टर नंबर 1 जो था हेमोडायनामिक्स और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी को मैंने एक ही लेक्चर में खत्म कर दिया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था। इसमें ना कोई क्लासिफिकेशन है, ना कोई फार्माकोलॉजी है, बस सिंपल सा इंट्रोडक्शन है, सबके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें जानिए। तो चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और चैप्टर नंबर 2 जब डिस्कस करेंगे इस क्लास में तो असली फार्माकोलॉजी शुरू हो जाएगी, और फिर हम वहां पे मैकेनिज्म, उसकी क्लासिफिकेशन, डिटेल सब कुछ जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।